स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं आरजू साई। तो नई टीम के नए चेहरों को जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। नई चुनौतियों के लिए कितना तैयार है ये नई टीम के नए चेहरे, आज बात इसी की। हमारे सहयोगियों ने इस पर बात की और उनकी बातें भी आपको सुनवाएंगे। किन किन नेताओं से, किन किन मंत्रियों से उन्होंने बात की और मंत्रियों ने अपने मंत्रालय के बारे में क्या कहा, नई जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहा, ये सब कुछ आपको सुनाएंगे कुछ ही देर में। हमारे संवाददाता ने प्रताप सिंह से बात की है, सुनिए। हमारे साथ हैं, पहले परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभालते थे और अब फूड एंड सप्लाई की जिम्मेदारी इनको दी गई है। सर, एक नई जिम्मेदारी होगी, नए जोश के साथ काम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जब जिम्मेदारी मिलती है, पॉलिटिक्स कोई ठहरे हुए पानी का काम नहीं है। ये तो नदी है जो जितना तेजी से चलता है वो ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाता है। इसलिए मेरे बारे में लोग जानते हैं, जो भी काम करते हैं वो जिंदा दिली से करते हैं, जिंदा दिली से करेंगे काम। किस तरह से देखते हैं एक नई जिम्मेदारी? आप मानते हैं कि परिवहन जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग जो चेंज किया गया है, बृजेंद्र दुल्ला जी को दिया गया, आपको फूड एंड सप्लाई दिया गया है, वो भी अपने आप से आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये डिसीजन मुख्यमंत्री जी को करना था। उन्होंने जो ठीक समझा वो फैसला उन्होंने लिया। जो मुख्यमंत्री फैसला करते हैं, जिस विभाग की जिम्मेदारी जिस मंत्री को दी जाती है, वो मंत्री उस विभाग का काम करता है। ये डेमोक्रेसी का नियम है और डेमोक्रेसी के सिद्धांत के अनुसार हमें काम करना पड़ता है, वो करेंगे। सर, परिवहन की बात करें तो आप एनएचआई से जूझ रहे थे, लेकिन एफसीआई के मुद्दे भी आप हम लगातार उठाते रहे थे। अब सीधा एफसीआई से आपको जो है ताल्लुक रखना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विभाग एक तरह से आपको दिया गया। बहुत सारी योजनाएं केंद्र से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से केंद्र से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारा भारत की सरकार से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। खाद्य सुरक्षा, नागरिक आपूर्ति विभाग जो है, तो मैं ये मानता हूं कि केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं, राज्य की हमारी कितनी योजनाएं, केंद्र की ज्यादा मदद मिलेगी तो लोगों तक ज्यादा मदद पहुंचेगी। ये बात हमेशा होती है कि खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून के तहत केंद्र गेहूं देता है। जितना गेहूं राजस्थान को चाहिए जनसंख्या के मुकाबले, उतना गेहूं हमें नहीं मिलता है। उतना गेहूं मिल जाएगा तो गरीब तक उतना गेहूं पहुंच पाएगा। तो हमेशा मेरी ये बात रही कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया के गोदामों में गेहूं सड़ता रहता है और भारत सरकार वो गेहूं रिलीज करके यदि जनसंख्या के आधार पर गेहूं का कोटा बढ़ा दे तो गरीब तक वो गेहूं पहुंच सकेगा। ये हमारा प्रयास होता है। बात करने के लिए तो आपसे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका साफ कहना था कि डिपार्टमेंट जरूर बदला गया है लेकिन काम वही है, लोगों तक राहत पहुंचाने का काम उनका लगातार जारी रहेगा। कैमरा सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। महेश जोशी से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर महेश जोशी पर जो विश्वास जताया है, चूंकि पेयजल एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में आज सबसे ज़्यादा चल रही है, सबसे ज़्यादा बजट है, इसके साथ साथ आम जन से जुड़ी हुई योजना है और राजस्थान के लिए इसलिए विशेष मायने रखती है क्योंकि राजस्थान में पानी की जो योजना है उसमें अब तक केंद्र और राज्य के बीच में जो एक अनुदान की राशि थी उसको लेकर 90% और 10% का एक रेशो था। डॉक्टर महेश जोशी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है और वो एक चुनौती भी है। हम बात करते हैं डॉक्टर महेश जोशी जी से। सबसे पहले आपको न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से बधाई कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से आप देखते हैं पूरी जिम्मेदारी? आपका धन्यवाद। एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी आला कमान ने मुझ पर डाली है। आप जानते हैं राजस्थान देश का सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य है। अनेक भिन्नताएं हैं, भौगोलिक भिन्नताएं हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, सामाजिक भिन्नताएं हैं, आर्थिक भिन्नताएं हैं। उन सब के बीच में काम करना किसी भी विभाग के लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है और विशेषकर जब हम पेयजल की बात करें तो वाकई में बहुत एक मुश्किल काम है। लेकिन हम इस बात की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के एक एक व्यक्ति को हम सहजता और सुगमता के साथ में पेयजल उपलब्ध करा सकें। इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि जो योजनाएं चल रही हैं उनके गुण अवगुण आधार पर उनका आकलन करके जो योजनाएं निश्चित रूप से पूरी की जानी चाहिए, समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो कोई नई योजनाएं जिनकी अगर आवश्यकता रहती है तो वो योजनाएं बनाई जाएंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि राजस्थान की जनता को हम पेयजल अच्छे से उपलब्ध करा सकें। वो तो आप जानते हैं कि भर्ती के लिए समस्त हमारे जो आयोग हैं
उनके द्वारा भर्ती की जाती है, तो उनसे कहा जाएगा कि जल्दी से जल्दी वो जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनकी सूची दें, उसके अनुसार उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी मैंने कहा ना, हम लोगों ने पहले बनाई हुई थी, लेकिन आप ये समझिए कि पॉलिसी बन जाए और कोई प्रशासनिक आधार पे काम करना पड़े तो प्रशासनिक आधार भी रहना चाहिए। राजेंद्र यादव प्रदेश के नए उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री होंगे। कैसा लग रहा है यादव साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर? निश्चित तौर पे जिम्मेदारी बड़ी मिली है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूं और जो कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता की भावनाएं हैं, हम वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। उच्च शिक्षा का तंत्र जो है गड़बड़ा रहा है, कॉलेज तो आप बहुत खोल रहे हैं लेकिन गुणवत्ता नहीं आ रही है, तो किस तरह से इन चीजों को दुरुस्त करेंगे आप? नहीं, आप जो कह रहे हैं गुणवत्ता, तो गुणवत्ता देखो पिछले 1.5 साल जरूर प्रॉब्लम रही है कोरोना काल में कि भाई कॉलेज संस्थाएं बंद रही हैं और तकलीफ रही है पूरे विश्व में। अदरवाइज अगर आप देखें तो हमारी आसपास की स्टेटों में उच्च शिक्षा में हम लोग बहुत आगे हैं। आज अगर आप देखें तो एजुकेशन का हमारे हब बनता जा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी है, तभी लोग आ रहे हैं। जयपुर के आसपास हमारी कितनी यूनिवर्सिटी खुली हुई है, कॉलेज हैं। लेकिन उन यूनिवर्सिटीज में जो आपने निजी विश्वविद्यालय बनाए उनमें बिल्कुल शिक्षा का स्तर कोई अच्छा नहीं है, बस सिर्फ डिग्री बांटने का एक जरिया बनकर रह गई है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। ऐसा है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हो सकता है कुछ ऐसी हो, मगर कुछ बहुत अच्छी संस्थाएं भी हैं और जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है। आज अगर आप जयपुर में ही देखें तो यहाँ एडमिशन्स के लिए मध्य प्रदेश और यूपी और हरियाणा से लोग यहाँ प्रयास करते हैं जयपुर में आके पढ़ने का। अभी जोधपुर में भी हमारे जो कॉलेज हैं उनमें बड़ा अच्छा है चल रहा है, जो एक रुझान होता है युवाओं का। और जो अभी आने वाले टाइम में हम प्रयास करेंगे कि हम इसमें और क्वालिटी और सुधारें। आपको गृह राज्य मंत्री का भी जिम्मा मिला है, सीएम साहब होम मिनिस्टर हैं, बहुत काम आपको मिलने वाला है। निश्चित तौर पे गृह राज्य मंत्री का जो काम है वो चैलेंज है। हमारे स्टेट में आज के दिन पुलिसिंग हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है और हमें इसको जो है, क्योंकि यूपी हरियाणा का जो क्षेत्र है वो काफी डिस्टर्ब होता रहता है समय समय पे, तो हम कोशिश करेंगे कि और हम ज्यादा अच्छे इसमें सुधार लाए होम डिपार्टमेंट में और इसमें कानून व्यवस्था और चौक चाबंद हो। अपराधी जो है बेलगाम है, बहुत जगह कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है। आपके दिमाग में कोई प्लान है कि सब कुछ दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे? आप अपराध पर कंट्रोल कैसे करेंगे? अपराध के अगर कंट्रोल की बात करें तो निश्चित तौर पे इसकी मॉनिटरिंग बहुत सख्त हो रही है। अगर आप खाली राजस्थान की बात करें तो अपराध राजस्थान से ज्यादा दूसरी स्टेटों में बढ़े हैं। आपके बिल्कुल साथ में यूपी है, भरतपुर के बागे, तो आप निश्चित तौर पे आंकड़े उठा लो। मंडल विधायक रामलाल जाट को इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो राजस्व मंत्रालय आपको सौंपा गया है, सबसे बड़ा अहम विभाग माना जाता है राजस्थान कैबिनेट में। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपको सबसे बड़े रेवेन्यू के इस डिपार्टमेंट को लेकर? सर, हमारी प्राथमिकताएं कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मुख्यमंत्री जी ने जो एजेंडा जारी कर रखा है, वही हमारी प्राथमिकता है। अभी राजस्व कैंप लग रहे हैं, रेवेन्यू कैंप, प्रशासन गाँव के संग अभियान, उसमें सारी डिपार्टमेंट 22 तरह के डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो रेवेन्यू में एक बड़ा काम स्ट्रक्चर सभी डिपार्टमेंट का इसी पे निर्भर है। राजस्थान का निर्माण ही रेवेन्यू पे है, तो ये बहुत बड़ा महकमा की जिम्मेदारी मुझे दी है। तो उन्हीं की जो प्राथमिकता उन्होंने कैंप लगाए, उनको लोगों को राहत प्रदान करनी, ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान हो। इन चीज़ों की मैं रिव्यू मीटिंग करने के बाद आपको बता पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक मैं विधायक होने के नाते खुद कैंपों में जा रहा हूँ, जो कमियां थी, अड़चने आ रही थी नियमों में, उस समय समय पे हमने हमारे पुराने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को लिख के दी, मुख्यमंत्री जी को लिख के दी, तो वो तमाम संशोधित होकर सभी जगह कानून के रूप, नियमों के रूप में बदला हुआ, जिससे फ़ायदा हो रहा है। और भी कहीं अड़चने होगी तो मैं खुद, मुझे जिम्मेदारी दे दी तो मैं देख के आम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो वो काम करूँगा। निश्चित रूप से यही हमारी प्राथमिकता है, हमारा घोषणा पत्र हमारी प्राथमिकता है, ताकि लोगों से वादा किया है वोट लेने से पहले, तो उसको पूरी तरीके से लोगों को बेनिफिट हो।
राजस्थान के कद्दावर नेता भजनलाल जाटव हमारे साथ में मौजूद है। सर, बहुत बहुत बधाई, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और कैबिनेट के साथ साथ अगर देखें तो बहुत ही अहम विभाग है। किस तरह से आप तैयारी करेंगे, पोर्टफोलियो आपको मिलेगा? पहले तो यह है कि मैं हाईकमान का, मेरे हाईकमान का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बिल्कुल जिम्मेदारी बड़ी है और चुनौती भी है। इसको स्वीकार करते हुए उनके दिशा निर्देश अनुसार जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से हम सब लोग काम करेंगे। विभाग के बारे में कुछ जाना समझा आपने, क्या बारीकियां हैं, क्या चीज़ें हैं, या अभी तक क्या उस चीज़ को लेकर के आपका परसेप्शन? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पता है ग्रामीण इलाके से आता हूँ और ऐसे गांव से आता हूँ कि आप जानते हैं कि बिल्कुल ग्रामीण इलाके में मैं रहता हूँ, मेरी रिहाइश है, तो मैं समझता हूँ जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दों को मुझे पता है और मैं निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि राजस्थान के हितों के लिए जो भी काम हमें करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसने बेहतरीन काम किया है इन 35-36 महीने के अंदर, और आने वाले 2 साल और हमारे बचे हैं, हम निश्चित तौर पे मिशन 2030 में लगेंगे और अच्छा काम करेंगे सब लोग मिलजुल के। तब पहले अगर देखा जाए तो थोड़ा भटकाव का दौर रहा, एक तरफ कोविड काल रहा, इन तमाम चीज़ों के बाद में अब एक सामंजस्य बैठा है, तो अगले 2 साल क्या मतलब 2020 खेलना पड़ेगा एक तरह से राजस्थान में जो विकास के काम करने के लिए कहीं ना कहीं? कांग्रेस पार्टी की जिस टाइम सरकार बनी थी तो वो 2020 तो हमने पहले ही खेलना शुरू कर दिया था, परंतु अब जो भी काम रह गए हैं उनको निश्चित तौर पर घोषणा पत्र जो हमारा पार्टी का था वो घोषणा पत्र में जिस तरीक़ा से 60 से 65% काम हुए हैं, जो भी काम और बचे हैं, और हम पूरी गंभीरता के साथ सबसे सलाह मशवरा के साथ और जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशांश हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। गजेंद्र सिंह ओला नए रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाए गए हैं। ओला साहब, कैसा लग रहा है आपको? जो पार्टी की हाईकमांड ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वो ठीक सोच के ही सौंपी होगी। और जो ये मैं आपको एक थोड़ी छोटी जानकारी और दे दूं कि मेरे पिताजी 80 के दशक में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और उस समय पहली बार रोडवेज मुनाफे में आई थी, न उसके बाद आई न पहले आई। अब तो काफ़ी स्थितियां बदल गई, तो कोशिश करेंगे रोडवेज की भी स्थिति ठीक हो और सड़क परिवहन जो विभाग है उसमें काम करने का बहुत स्कोप है। और पिछले कई सालों से आप देख रहे हो वो चर्चा में रहता है। मेरी कोशिश होगी कि नीट क्लीन काम उसमें किया जाए। सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती है, किस तरह से लगाम लगाएंगे, किस तरह से मैकेनिज्म होगा? निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाएं अत्यधिक संख्या में होती है और ये बहुत पीड़ादायक स्थिति है। एक परिवार का जो जवान सदस्य है वो अभी घर से निकला 5 मिनट बाद अगर वो कालग्रस्त हो जाता है तो इससे कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। तो हम विभाग में कोशिश करेंगे सुरक्षा जो के नियम हैं उनको पूर्णता से लागू करें कि ये आपका रेलवे घाटे में क्यों चल रहा है। तो उन्होंने कहा हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ये कोई व्यापार करने का वो नहीं है, कंपनी नहीं है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रोडवेज चलाना, लोगों को साफ़ सुथरी बसें मिलें, सुविधाजनक मिलें। अगर हर रोडवेज नहीं हो और आप प्राइवेट परिवहन पर छूट से तो आप कल्पना कर सकते हो क्या हो उसमें स्थिति। फिर भी रोडवेज के बारे में मैं दूसरी स्टेटों से अध्ययन करूंगा। पंजाब और हरियाणा में ये निगम नहीं है, डिपार्टमेंट की तरह चलती है, हम उस मॉडल पर भी विचार करेंगे। खुश हैं नई जिम्मेदारी से ओला साहब? मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नए रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ब्रिजेंद्र सिंह ओला, जिनका कहना है कि जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो खरा उतरेंगे और डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। ब्रिजेंद्र सिंह ओला नए रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाए गए हैं। ओला साहब, कैसा लग रहा है आपको? जो पार्टी की हाईकमांड ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वो ठीक सोच के ही सौंपी होगी। और जो ये मैं आपको एक थोड़ी छोटी जानकारी और दे दूं कि मेरे पिताजी 80 के दशक में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और उस समय पहली बार रोडवेज मुनाफे में आई थी, न उसके बाद आई न पहले आई।
अब तो काफ़ी स्थितियां बदल गई, तो कोशिश करेंगे रोडवेज की भी स्थिति ठीक हो और सड़क परिवहन जो विभाग है उसमें काम करने का बहुत स्कोप है। और पिछले कई सालों से आप देख रहे हो वो चर्चा में रहता है। मेरी कोशिश होगी कि नीट क्लीन काम उसमें किया जाए। रमेश मीना को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनसे बात करते हैं। एक्सक्लूसिव वो हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश मीना जी, शुभकामनाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, शुभकामनाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी खाद्य के बाद अब मिली है, किस तरह से निभाएंगे? क्या विजन और क्या मिशन और क्या विजन रहेगा रमेश मीना का? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये मिशन है जो हमारी कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी ने पंचायत राज की जो नींव डाली, सशक्तिकरण की बात की थी कि गांवों का विकास कैसे हो और गरीब जो झोंपड़ी में रहता है वहां तक हमारा विकास कैसे जाए। तो आज मुझे जिम्मेदारी आला कमान और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो मुझे मिली है, तो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ हम चाहते हैं कि वहाँ गरीब व्यक्ति तक हमारा विकास पहुँचे और हमारी प्राथमिकता रहेगी जो भी विकास की जो योजना है उनमें किसी प्रकार का कोई सिस्टम जो लापरवाही चल रही है या गड़बड़ चल रही है। क्या क्या नवाचार कर सकेंगे? किस तरीके से आप देखते हैं कि इन चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आज भी यहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है? देखो, जहाँ पे राजस्थान में सूखा क्षेत्र है, डार्क जोन है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, उस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर की वजह से काफ़ी कुछ एक राहत मिली है। बल्कि ये कह सकते हैं कि कई जिलों में एक सरप्लस पानी भी इंदिरा गांधी नहर की वजह से आया है। कोटा डिवीज़न और उदयपुर डिवीज़न में बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ का पानी को हम इकट्ठा करेंगे और नदियों में बह के जाता है उस पानी को रोक के जहाँ नहीं पानी पहुँच रहा है वहाँ पर पानी ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, बीसलपुर परियोजना को लेकर के हर जगह से ये डिमांड आती है कि हमें भी पानी मुहैया कराया जाए। किस तरह से इन परियोजनाओं को लेकर के एक सही डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का और पेयजल का जो है एक समुचित जो वितरण है वो उसको किस तरह से आप सुदृढ़ करेंगे? विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का पूरा सहयोग लेंगे और जनता का भी बहुत सहयोग जरूरी है। जनता का इसलिए सहयोग बहुत जरूरी है। साहब, किस तरीके से प्राथमिकताओं को आप देख रहे हैं? ऊर्जा विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग ने आपने कहा कि बहुत सारे कॉलेजेस खोले, बहुत सारे क्वालिटी एजुकेशन पर आपने फोकस किया। अब किस तरीके से आपका फोकस जो है ऊर्जा विभाग में रहने वाला है? देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पिछले 2.5 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि किसानों को जो बिजली के बिल में राहत देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, प्रति माह 1,000 रुपये किसानों को सब्सिडी के रूप में, छूट के रूप में देने का निर्णय हुआ है। उससे बड़ी संख्या में राजस्थान में किसानों को राहत मिली है। उसके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और परंपरागत उद्योग है, भीलवाड़ा की अगर बात करें तो टेक्सटाइल एक बड़ा हब है, जयपुर की बात करें तो सांगानेर का बगरू और जो सांगानेरी प्रिंट है वो प्रदूषण की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, उसको लेकर कैसे काम होता है? बिल्कुल, चाहे बगरू का हो चाहे भीलवाड़ा का हो, टेक्सटाइल्स का जो उद्योग है तो इसको हम किस तरीके से इसका समाधान कर सकें। कई बार एक बड़े बड़े ज्ञानी जो होते हैं उनके पास हल नहीं होता, लेकिन एक गांव का आदमी ये बता देता है कि अगर इस तरीके का आप ट्रीटमेंट लगा दें, प्लांट लगा दें कोई ट्रीटमेंट, तो उससे ये दूर हो सकता है। तो हम उनसे भी ये कंसल्ट करके बातचीत करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। सर, पहली बार आपको मंत्री बनाया गया और इतना बड़ा डिपार्टमेंट आपको दे दिया गया है, किस तरह से आप इसको लेते हो और आपको उम्मीद है कि उद्योग जैसा डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आपको संभालने के लिए मौका मिलेगा? नहीं, ये तो सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय और शीर्ष नेतृत्व का मेरे पे विश्वास है, तो उसके लिए आभार है। और कितना भी बड़ा कोई कार्य हो, मैं उसको ये नहीं समझती कि कार्य बड़ा है, मेहनत बड़ी है और काम की जो इच्छा, सबल इच्छा होनी चाहिए और इच्छा प्रबल है तो काम आसान हो जाता है। तो नए मंत्रिमंडल के नए चेहरों को आपने सुना। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए News 18 राजस्थान।